जी बच्चे, आज का टॉपिक जो है वो स्मॉल टॉपिक और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। एक तो ये कि ब्लड की जो थर्ड डिजीज है बहुत ही हमें यहाँ पर कम डिजीजेस जो है उनका बताया गया है। ये जो डिजीज अब आप पढ़ने लगे हैं इसको ओइडीमा या एडिमा कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिजीज है इसका असल में ताल्लुक है लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लड। ये जो एडिमा है ना, ये इटसेल्फ डिजीज नहीं होती, बल्कि ये बहुत सी डिजीजेस के नतीजे में होने वाली एक प्रॉब्लम होती है जो सामने आ सकती है, ठीक है। अब इसमें मेरे सामने तो एक ऐसा केस है, मेरी इंतहाई करीबी मतलब मेरी खाला थी जिनका जो है वो इस तरह से हुआ था, लिवर कैंसर हुआ था। तो उनका जो लिवर में जो एल्ब्यूमिन था वो रिड्यूस हो गया था, तो जिसकी वजह से फिर जो है वो एल्ब्यूमिन बनना कम हो गया, खत्म हो गया। और एल्ब्यूमिन ना बनने की वजह से मैं आपको कहा ना कि एल्ब्यूमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो बहुत बेहतरीन ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है। खुद ये प्रोटीन इनसोल्यूबल, लेकिन वाटर अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है, इसकी वाटर अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि इजीली जो है वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसको जरा एक दफा और डायग्राम के जरिए हम जो है वो समझ लेते हैं कि हमने इससे पहले वाटर लीकेज के मुतालिक क्या समझा था, क्योंकि इससे पहले हम एक क्लियर डिपिक्शन वाटर लीकेज के हवाले से पढ़ चुके हैं। देखिए, जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब जो है वो ब्लड ट्रेवल करता है, तो ब्लड ट्रेवल करते हुए कैपिलरी में आके एक ऐसे प्रेशर तक आ जाता है जो प्रेशर बाकी प्रेशर की निस्बत नेग्लिजिबल है, लेकिन वो प्रेशर इतना जरूर है कि वो क्या करने का बायस बन जाता है, वाटर को पोर से लीक करने का बायस बन जाता है। और ये जो फ्लूइड निकलता है इसमें से, इसको आप कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि बनना जरूरी होता है, मतलब ब्लड से इसकी लीकेज बहुत जरूरी होती है। बेसिकली ये प्लाज्मा वाटर है जो कि लीक हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा H2O जो कि यहाँ से लीक हो रहा है और जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके जरिए बन रहा है। लेकिन इसकी जो ओवर लीकेज है, जो एक्स्ट्रा लीकेज है, ओवर लीकेज इज प्रोटेक्टेड बाय इसको आप क्या कहेंगे, सम स्पेशल प्रोटीन्स, स्पेशली एल्ब्यूमिन। खास तरह की प्रोटीन्स जो हैं उनके जरिए, और उन प्रोटीन्स में जो इस मकसद के लिए खास तौर पर बनाई जाती है वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। उसके जरिए जो है वो आप इसको रोकते हैं और लीक वाटर को ओवर लीक होने से रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन इन एनी केस, इन एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, इन एनी इशू, अगर एल्ब्यूमिन जो है वो नहीं बनती, और अगर एल्ब्यूमिन ना बने तो उसका क्या नुकसान होगा कि जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा रिलीज हो जाएगा, और एक्स्ट्रा फ्लूइड रिलीज हो जाने की वजह से जो टिश्यू है वो स्वेल कर जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो जो सेंटेंस लिखेंगे या जो इसमें जो है वो प्रॉब्लम लिखेंगे वो ये होगा कि ओवर लीकेज विल रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ टिश्यू। सबसे पहली बात, टिश्यू जो है वो स्वेल कर जाएगा। दूसरा, द केमिस्ट्री ऑफ ECF वुड डिस्टर्ब्ड। जो केमिस्ट्री है ना ECF की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ECF की केमिस्ट्री से क्या मुराद है? ECF की केमिस्ट्री से मुराद ये है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो जो उसकी एक खास केमिस्ट्री है, उसके अंदर खास तौर पर जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो हैं। अब वो जो केमिस्ट्री होगी उसमें क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगी, इट वुड बी डाइल्यूटेड। और इसके डाइल्यूट होने की वजह से हमारे सेल्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं, ठीक है। तीसरी चीज एक और क्या होगी कि अगर फर्ज कर लें कि ये जो है वो ECF है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसके अंदर ये एक सेल प्लेस हुआ होगा, दिस इज अ सेल, ठीक है। और ये जो सेल है, अब आप जरा खुद सोचिए कि अगर ओवर लीकेज हो गई, अगर वाटर बहुत ज्यादा आ गया, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि सराउंडिंग में जो वाटर पोटेंशियल होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और अंदर की तरफ का जो वाटर पोटेंशियल है वो सराउंडिंग की निस्बत डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से
वाटर सेल के अंदर मूव करेगा, और सेल के अंदर मूव करने का नतीजा आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एनिमल सेल के सेल वॉल नहीं होती, और सेल के अंदर मूव करने का नतीजा सबसे पहले तो ये होगा कि सेल का अपना मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली, इसकी वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि स्किन स्वेल हो जाती है, डाइल्यूटेड हो जाता है, और वो जो स्वेल होती है ना, असल में स्किन और टिश्यू जो स्वेल होता है वो पेन का बायस बनता है। ऐसे लोगों की अगर आप स्किन को टच करेंगे, जो फैटी हैं, इनके जो होते हैं ना हाथ, वो बड़े फ्लफी हो जाते हैं, हाथ वगैरह बड़े फ्लफी हो जाते हैं, फैटी से हो जाते हैं। इनके हाथ वगैरह को अगर आप टच करते हैं, बाजू में अगर प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है और आप टच करते हैं, तो फिर इनको बजाय इसके कि ये उसका जो है वो कोई रिएक्शन ना दें, इनको पेन होती है, और उसकी वजह यही है कि टिश्यू जो है वो स्वेल कर चुका होता है। ठीक है, सो इस वजह से आप ये कहते हैं कि ये एक डिजीज जो है वो डेंजरस है, और ये बहुत से डिजीजेस के नतीजे में हो सकती है। बहुत से डिजीज के नतीजे में अगर लिवर में से नहीं निकल रहा, एल्ब्यूमिन नहीं आ रहा, तो फिर जो है वो ये डिजीज हो सकती है। देखिए बाकी सारे जो यहाँ पर उन्होंने लिखा, एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, और ओडिमा इज कॉल्ड बाय रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। ये एक बहुत बड़ी कॉज है। अच्छा, ये किसकी वजह से हो सकती है? इवन डायबिटीज की वजह से भी हो सकती है। लेकिन उसके अलावा जो है वो एडिमा जो है वो रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर, अगर किडनी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, बॉडी में ब्लड ज्यादा हो गया, तो अब ये ब्लड जो है वो टिश्यूज में, या बहुत ज्यादा वाटर रिएब्जॉर्ब होगा तो वो वाटर बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, और वाटर जब बॉडी में ज्यादा होगा तो फिर वो वाटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लीक होगा टिश्यू में, और एडिमा होने का अंदेशा होता है। सो दिस इज एडिमा एंड इट इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट फील। खतरनाक डिजीज है, लेकिन ज्यादातर ये डिजीज जो है ये पहले नहीं होती, ये पहले कोई और डिजीज होती है जिसके नतीजे में ये डिजीज जो है वो वजूद में आती है। ले जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, पंपिंग डिवाइस। देखिए हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के दो जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे वो तो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है पंपिंग डिवाइस। पंपिंग डिवाइस जो है वो, हाँ जी, इसका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल हो सकता है, जैसे प्रोटीन्स वगैरह बॉडी में इंजेक्ट करना, प्रोटीन्स लेकर आना बॉडी में, ताकि वाटर रिटेंशन रहे, ज्यादा से ज्यादा एल्ब्यूमिन। अब उसमें लिक्विड एल्ब्यूमिन दी जाती है, जैसे अब अगर आप ऑरली इनटेक करेंगे तो जाहिर है वो तो फिर वो नहीं होगी ना, उसमें तो फिर वो तो उसमें जाकर टूट जाएगी में, तो फिर ड्रिप वगैरह के जरिए एल्ब्यूमिन सोल्यूशन जो है बॉडी में ऐड किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली हैं, मेडिसिन वगैरह के जरिए। अगर किडनी ज्यादा वाटर को इनटेक कर रही है तो मेडिसिन वगैरह के जरिए उसको रोका जा सकता है। ये सारा कुछ जो है वो पॉसिबल है और इसका क्योर होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक डिजीज ओवरकम कर गई है, क्योर को ओवरकम कर गई है, मतलब आप क्योर करना चाह रहे हैं लेकिन डिजीज बहुत सवियर है, तो फिर तो जाहिर है बहुत ही मुश्किल है इसका क्योर होना। जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है पंपिंग डिवाइस। और जो पंपिंग डिवाइस है, ऑब्वियसली इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ह्यूमन में ये डिवाइस कहलाती है हार्ट। ये डिवाइस जो है ये हार्ट कहलाती है, और इस डिवाइस के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि इट इज मोर ऑफ अ मसल। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और अगर आपने कभी जो हमारी ईद उल अजहा है उस पे अगर आपने जो है वो हार्ट को होल्ड करके अभी आज तक नहीं देखा, देन आई वुड एडवाइस यू टू होल्ड द हार्ट इन द हैंड, एंड यू विल फील कि इसके मसल इस कदर स्ट्रांग है, इस कदर स्ट्रांग और स्ट्रेंथ वाले मसल हैं कि क्या कोई और बॉडी के कहीं और पर भी मसल होंगे। एक बंदा जब जिम करके अपने स्केलेटल मसल क्रिएट करता है तो वो मसल शायद फुल जिम करने के बाद जाके उतने हार्ड होते हो जितना स्ट्रांग हार्ट का जो मसल होता है वो होता है। या ये यहाँ पर मसल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मसल्स जो है ना, अगर आप मसल्स की बात करते हैं, तीन तरह के मसल्स होते हैं। एक वो होते हैं जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स में होते हैं। ल्यूमिन क्या होता है? हम्म,
ऐसे तमाम ऑर्गन्स जिनमें अंदर खाली जगह हो ना और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो, तो ऐसे ऑर्गन को आप कैविटी ऑर्गन या ल्यूमेन वाले ऑर्गन कहते हैं, जिनके अंदर खाली जगह और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो। तो एक टाइप के मसल हैं स्मूथ मसल्स, वो सिर्फ इन दो तरह के ऑर्गन्स में होते हैं, ल्यूमेन में और कैविटीज में। दूसरी तरह के मसल्स हैं जिनको आप कहते हैं स्केलेटल मसल, जिनका काम बॉडी में बहुत कम जगह है, सिवाय इसके कि ये आपके मूवमेंट वाले मसल्स होते हैं, यानी कि आपके स्केलेटन के साथ जुड़े हुए मसल्स हैं। इनका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो मूवमेंट से है। और जगहों पर भी हैं ये स्केलेटल मसल, जैसे स्केलेटल मसल जो है वो, चले वो खैर आप गुफ्तगू छोड़ें उसकी। उसके बाद आ जाता है जी तीसरी टाइप के मसल, जो कार्डियक मसल्स होते हैं। ये कार्डियक मसल बॉडी में और कहीं नहीं होते। इस तरह के मसल्स जो हैं उनका बॉडी में और मजीद कहीं होना पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये इस तरह से कहीं और बॉडी में मौजूद होते हैं। इन तीनों मसल्स की शेप बड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन मैं तीनों की बाकियों की नहीं बनाऊंगा। जो कार्डियक मसल होते हैं ना, ये सेल्स की लंबी लंबी चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनके सेल्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं, और जो असल बात यह है कि हर चेन जो है वो ब्रांच हुई हुई होती है। हर चेन जो है वो अपने साथ नीचे एक चेन में ब्रांच हुई हुई है, ठीक है। इन चेन्स को आप क्या नाम देते हैं बेटा? इन चेन्स को आप नाम देते हैं मसल, इनको आप नाम देते हैं फाइबर्स। इन चेन्स को आप नाम देते हैं फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, इन चेन्स में आपको स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर नजर आते हैं ऐसे करके। ये अगर आप अपने बुक में भी देखें, ऐसे, ये एक ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो, अब आप ये देखिए कि हर चेन को, ये जो एक चेन है इसको आपने क्या कहा? इसको आपने कहा फाइबर। इसको आपने फाइबर कहा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है जो हर दो फाइबर्स को आपस में जोड़ रहा है, ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है। यानी जहां से ब्लू स्टार्ट हो रहा है और जहां पे ब्लू खत्म हो रहा है, वो असल में एक सेल है। यहां से यहां तक एक सेल मौजूद है, ठीक है। ये एक सेल है जिसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप इनको क्या नाम देते हैं? आप इनको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इनको आप इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, और इनका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहले तो मैं एक बात अपनी रिपीट कर देता हूं कि ये जो हार्ट का मसल होता है, ये बेसिकली एक तो इसमें होती है फाइबर्स, ठीक है। ये फाइबर्स होती हैं ब्रांच्ड, लेकिन इन फाइबर्स के अंदर जो हैं वो सेल्स होते हैं। इन फाइबर्स के अंदर सेल्स होते हैं, और उन सेल्स की जितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और वो इस तरह अपीयर होती हैं कि आप उनको नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी वो आपस में ज्वाइन हुई हुई होती हैं। अब इनका फायदा क्या होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क का फायदा क्या होगा? गौर से देखिएगा बेटा। इंटरकैलेटेड डिस्क का फायदा ये होगा कि अगर करंट यहां पर आया है, तो इस मेम्ब्रेन से होता हुआ अगले सेल में जाएगा, इस मेम्ब्रेन से होता हुआ नीचे जाएगा, इस मेम्ब्रेन से होता हुआ और नीचे जाएगा, और इस तरह ये जो करंट का ट्रेवल है ये बहुत एफिशिएंट हो जाता है अगर जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद हो। वरना पहले करंट इस फाइबर में आए, फिर इस फाइबर में आए, फिर इस फाइबर में आए, नहीं। करंट जब इसमें आता है, साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए अगले फाइबर में, और साथ ही उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए अगले फाइबर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये जो हार्ट का मसल है, ये बेसिकली इस वजह से दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ये जो है वो जुड़ा हुआ होता है। सो और इनके दरमियान में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज भी बहुत दिलचस्पी होती है इसमें। ये जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर आप इसका सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन ये होते हैं जिनको आप कहते हैं बैंड। ये बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ये डार्क बैंड है, और इसके दरमियान में जो जगह है उसको आप कहते हैं लाइट बैंड, ठीक है। ये पूरे हार्ट के अंदर होते हैं। पूरे हार्ट के अंदर जो है वो ये लाइट बैंड और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं, और इनकी वजह जो है वो इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर में देखेंगे कि इन लाइट और डार्क बैंड्स की वजह क्या होती है। बहरहाल, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं उनमें एक ये है, और ये एक ऐसा मसल है कि जो थ्रू आउट लाइफ वर्किंग करता है, और अगर इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है तो लाइफ भी वहीं पर स्टॉप हो जाती है। इसकी जो प्रॉपर डायग्राम है मसल की, मैं आपको बता देता हूं यहां पर। ये देखिए, ये मसल है हार्ट का, और ये जो मसल है इसमें यहां से यहां तक, ये देखिए इसमें दो इंटरकैलेटेड डिस्क के दरमियान में आपको मसल दिखाया है। ये देखिए, ये एक मसल है,
ये सॉरी सेल है, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सारे, ये अब ये आपस में जुड़े हुए होंगे, ये ऐसे इनके दरमियान में, फिर यहाँ पर भी इनके दरमियान ये जुड़े हुए होंगे। इनको जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क कहा गया है विद मैनी गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस वो हैं जहां से असल में करंट ने ट्रेवल करना है। तो बेसिकली ये गैप जंक्शंस जिनके दरमियान में जो गैप्स हैं वो करंट को ट्रेवल करवाते हैं, ठीक है। सो ये इस तरीके से करंट पूरे हार्ट में ट्रेवल कर रहा होता है। अब जहां तक बात है बेटा हार्ट की, अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बात समझने की जो कि एकदम आप लोगों को शायद थोड़ा सा परेशान भी करे, और वो ये है कि कासिम, तेरे से कॉपी पे नहीं बनता यार। सर आपकी प्रैक्टिस हुई भी है, मैं तो जी, ये जो हार्ट है ये बेसिकली जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी ओरिएंटेशन में जो है वो आपके जो बॉडी है उसमें बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है, एग्जैक्ट दरमियान में मौजूद होता है हार्ट, जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि ये जो हार्ट है, इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल, असल में ये जो वेंट्रिकल है, ये जो पार्ट है, ये हार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, जब ये वाला पार्ट बीट करता है ना, तो एक्चुअली आपको जो है वो इसकी बीट फील हो रही होती है। इसकी बीट आपको क्यों फील होती है? क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावर से यही बीट करता है। तो इसकी पावर से, इतना ज्यादा पावर से बीट करने की वजह से फिर आपको जो है वो इसकी बीट लेफ्ट साइड पर फील हो रही होती है। वरना असल में जो हार्ट की लोकेशन है वो बॉडी के दरमियान में है, सीने के दरमियान में है, ना कि लेफ्ट या राइट पर। जो आप जो हमारा हार्ट है उसके हवाले से सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हम जो है वो यहाँ पर आइडिया ले लें, जो हार्ट है उसको खास किस्म की एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, जैसे हमारे सेल्स को मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हार्ट इज ऑल्सो कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में भी। इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स अराउंड एंड कार्डियम मीन्स हार्ट। एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट के अराउंड मौजूद होती है। और इवन ये भी जो लेयर है, ये भी जो मेम्ब्रेन है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो है वो है एपिकार्डियम। ये वो लेयर है जो कि सबसे बाहर की लेयर है, और इसकी फॉर्मेशन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ये असल में वो है जो कि हार्ट को एक खास हद से ज्यादा का प्रेशर जो है वो उस तरह से नहीं लेने देती, और ताकि हार्ट बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। दूसरी लेयर जो असल में हार्ट की बीट में हेल्प करती है वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये वो है जो हार्ट के जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मायो का मतलब मसल होता है, ठीक है। मायो का मतलब यहाँ पर मसल होता है। तो ये जो मसल है ये असल में हार्ट को हेल्प आउट करता है क्या करने में, बीट करने में। तीसरी होती है एंडोकार्डियम। ये हार्ट के ये सेलुलर लेयर होती है खास किस्म की, जो कि हार्ट के जहां जिसके अंदर जो है वो हार्ट के लिए ऑक्सीजन आ रही होती है। सो ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम और मायोकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको आप कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है असल में ये वो फ्लूइड है जिसका वंस अगेन मेजर पार्ट क्या है, वाटर ही है। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो कि वाटर को थिक कर देती हैं, और उनके थिक होने की वजह से जो है वो बेसिकली हार्ट जो है वो उसके मसल आपस में फ्रिक्शन नहीं करते, और जो मेम्ब्रेन और मसल हैं उनके दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से जो हार्ट है, और इसी तरीके से ये जो लेयर होती है, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये हार्ट को किसी भी शॉक से
किसी भी इस तरह के जो है वो झटके से महफूज रखता है, क्योंकि वाटर हमारी पूरी बॉडी में, आपको एक इसका बड़ा जो है वो मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वाटर हमारी पूरी बॉडी के हर टिश्यू में है। अगर आप बहुत स्लो मोशन में कोई वीडियो देखें यूट्यूब पे, इन अल्ट्रा स्लो मोशन, कोई फुटबॉल आके किसी पर्सन के सीने पे या पेट पे या मुंह पे लगती है ना, तो आपको फील यूं होता है जैसे उसकी खाल ने उस प्रेशर को ऐसे डिवाइड कर दिया। वो जो प्रेशर को डिवाइड करती है ना, वो असल में खाल नहीं करती, उसके अंदर जो वाटर होता है ना, वो अपनी पूरी बॉडी का प्रेशर जो है वो बॉडी के अंदर डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो झटका आपको एक्सपेक्टेड होता है वो आपको नहीं लगता। एग्जैक्टली यही चीज जो है वो ब्रेन में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्म में होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी होती है, हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी ये फिनोमिना होता है। तो ये जो हार्ट है उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। हार्ट को एक तो आपने मसल से, फिर उसके बाद रिब केज से, फिर उसके नीचे हार्ट के बाहर जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड, और फिर हार्ट के मसल। तो हार्ट के ऊपर कई लेयर्स हैं हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज वाई हार्ट जो है वो खासा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। अच्छा, जहां तक बात है कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसके हवाले से, तो बेटा हार्ट के हवाले से हमें जो है वो थोड़ा सा क्योंकि ये दिल का मामला है ना, तो जब आप दिल के मामले की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है वो ध्यान से इसकी डायग्राम वगैरह बनानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है ना कि दिल का मामला जो है वो जरा खतरनाक होता है। और वैसे ही हमारा जो एक ट्रेंड है वो ये है कि हमने बॉलीवुड से इम्प्रेस होके उसके बाद हार्ट को ये जिम्मा दे दिया है कि हार्ट ने मोहब्बत करनी है, हार्ट ने जो है वो इश्क करना है, और हार्ट ने जो है वो सारे इस तरह के खुराफाती काम जो हैं वो हार्ट ने करने हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हार्ट असल में जो है वो ऐसे काम नहीं करता। जी कासिम, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ रेस समझ जाओ। सो ये सारे काम जो हैं ये हार्ट नहीं करता, ये काम जो है ब्रेन होते हैं। उसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हार्ट का है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है, लेकिन ये खुराफाती काम हार्ट नहीं करता। चलिए सर, अभी इफेक्ट हैं? मैं कह रहा हूँ फैक्ट अभी बता रहे हैं। इससे सर इफेक्ट पता है। अच्छा जी, सो यहाँ पर जो है वो हम ये एक देखेंगे कि हार्ट के हवाले से ये मैंने लेयर क्यों बनाई है और ये सारा कुछ क्यों किया, बल्कि ये सेकंड लेयर मैं नहीं बना रहा, वही उधर वाली लेयर ही बनाते हैं। हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो बेटा मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बताई थी कि हार्ट जो है, इसके हवाले से एक बात याद रखिएगा कि तब तक कोई चीज हार्ट नहीं कहलाती जब तक आप जो है आपको उसके अंदर जो है वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स आपको उसके अंदर नजर नहीं आ जाते। बाकी जो है वो मॉडिफाइड ब्लड वेसल जरूर हो सकती हैं, बाकी जो है वो ऐसी वेसल जरूर हो सकती हैं कि जो पंप कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंदर भी लेग्स में मॉडिफाइड ब्लड वेसल मौजूद है, लेकिन ये जो हार्ट है उसके अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल होना जरूरी है, चाहे वो एक हो चाहे दो हो। आप लोग एक टॉपिक स्किप कराए हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, इस वजह से एक्चुअली ये जो हार्ट के बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एक ही एट्रिया और एक ही वेंट्रिकल होता है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको एनिमल किंगडम में टू चैम्बर्ड हार्ट भी मिलता है, यानी कि एट्रिया और एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। आपको थ्री चैम्बर्ड भी मिलता है, यानी दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल। और आपको फोर चैम्बर्ड भी मिलता है, यानी दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल, जैसा कि आप जो है वो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको आप कहते हैं एट्रियम, इनको आप कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे के दोनों पार्ट्स हैं इनको आप नाम देते हैं वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल आमतौर पर किसी भी बड़ी सारी खाली कैविटी को कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो है वो हम इवन वेंट्रिकल्स जो है वो हमारे ब्रेन में भी होते हैं। हमारे ब्रेन में दो वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं, दरमियान में खाली स्पेस होती है। कुछ लोगों की खाली स्पेस ज्यादा होती है, वो आप खुद जो है वो समझदार है कि किनकी खाली स्पेस ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये खाली स्पेस अगर खुदा न खास्ता ज्यादा हो जाए तो वो इन्फेक्शन होती है। मैं वो दूसरी बात मजाक में कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये एम्प्टी स्पेस जो है उनको कहा जाता है।
अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये है कि हमारा जो हार्ट है उसकी एक साइड होती है जिसको आप हमेशा हमेशा राइट साइड कहते हैं, और ये वही साइड है जो आपकी राइट साइड है। मतलब ये ऐसे नहीं होगा हरगिज कि आप जो है वो ये कहें कि आपको जिस रुख पे टीचर नजर आ रहा है राइट साइड वो है, नहीं। जो आपका राइट है वही हार्ट का राइट है, जो आपका लेफ्ट है वही हार्ट का भी लेफ्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हार्ट की डिवीजन होती है। इसकी डिवीजन हमने क्यों की हुई है, हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो राइट पार्ट है उसमें ऐसा ब्लड आता है विच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो खासी हद तक जो है वो जाया हो चुकी होती है। जाया नहीं, ये बल्कि टिश्यूज को देकर आ रहा होता है। अब आप ये समझिए, कहेंगे कि सर ये आपने डीऑक्सीजनेटेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा डीऑक्सीजनेटेड का मतलब आमतौर पर कन्वेंशनली ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना। ये बात गलत है। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर स्टिल ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है। तो आप इसको लेस ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड कहेंगे जो आपका राइट एट्रियम में आता है, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो मोर ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है वो आता है, और उसके बाद जो है वो उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो यहाँ पर अब एक और बात भी है कि जो वेसल हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है उसको आप जो है वो एक बड़ी वेन का, याद रखिए हम लोगों ने एक चीज जो है वो, चले पहले आप लोग मुझे बताइए कि आर्टरी और वेन में क्या फर्क होता है। आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है और वेन पास। अच्छा ठीक जी, कासिम। हम लोगों का जो पुराना आर्टरी कॉन्सेप्ट, आर्टरी क्या? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, वे लेके जाती है। अच्छा, एक चीज जो है वो हमें जो पुराना हमारा गलत कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अवे जो है यानी आर्टरी, उसके अंदर शायद सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि ऐसा गलत है, ठीक है। और वेन में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये भी गलत है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है, ये मानने वाली बात है, ठीक है। एक आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन जो जनरल रूल है, प्रॉपर रूल है, वो रूल है ही यही कि जो वेसल ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाएगी वो ए फॉर अवे और ए फॉर आर्टरी होगी, ठीक है। सो जो हार्ट लेकर आएगी उसको आप वेन कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि वो वेन जो सबसे बड़ी होगी, वो वेन जो सबसे बड़ी होगी, जो बाकी तमाम वेन से साइज में बड़ी होगी, उस वेन को जो है वो आप नाम दिया करते हैं वेना केवा। वेना केवा, केवा मीन कैविटी या बड़ी सारी खाली जगह। ये जो है वो इन सुपीरियर वेना केवा है जो कि हेड और ऊपर के रीजन से जो है वो लेकर आ रही है, तो इसको आप इतने हिस्से को आप कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये इंफीरियर है जो कि बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक हो गया। ये इस तरह से जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर इस तरह की डिवीजन होती है। तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो सारा जो होता है वो टूवर्ड्स हार्ट होता है, हार्ट की तरफ आने वाला होता है, और यहाँ से सारा ब्लड जो है वो फ्लश कर दिया जाता है किधर, राइट एट्रियम में। हमने इसको एट्रियम कहा है, तो राइट एट्रियम में आप इसको जो है वो ब्लड को फ्लश कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा जब ब्लड, जब ये एट्रियम बीट करते हैं ना, याद रखिए कि बोथ एट्रिया बीट साइमल्टेनियसली। यहां पर मैं जो है वो स्टार बनाकर लिख देता हूं कि बोथ एट्रिया बीट साइमल्टेनियसली। दोनों एट्रिया जो हैं वो साइमल्टेनियसली बीट करते हैं, लेकिन हम क्योंकि अभी फिलहाल एक ही का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक ही का फंक्शन, तो हम एक ही के फंक्शन को डिस्कस कर सकेंगे। दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली बीट करते हैं इकट्ठे, और यहां से ब्लड जो है वो फौरी तौर पर फ्लो करके तो वेंट्रिकल में जाता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब ब्लड नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ दो वॉल्व्स हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी यहां से ब्लड बैक फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लड यहां से बैक फ्लो नहीं कर सकता। ये जो वॉल्व्स होते हैं इनके कस्प्स होते हैं इनके दरवाजे होते हैं जिनको आप कस्प कहते हैं। ये देखिएगा,
एक जो है उसके 3 कस्प होते हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, इस रीजन में देखिएगा, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसके 3 कस्प है। ये देखिए, एक ये और एक ये, जिसके 3 कस्प हैं, 3 डोर्स हैं, उसको आप कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो वॉल्व है दरमियान में, ये ट्राइकस्पिड है। मैंने यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, तो लेकिन उससे पता तो नहीं लगता, लेकिन फिलहाल इसको जो है वो हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो है ये ट्राइकस्पिड है, यानी इसके 3 जो हैं वो डोर्स हैं, और जब ये बीट करता है तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ये बीट करता है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पर भी अभी ब्लड जो है वो लेस ऑक्सीजन वाला ही है, ठीक है, लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड ही है, तो यहाँ पर वो ब्लड आ गया। अब जब यहाँ पर ब्लड आएगा, देन दिस वेंट्रिकल वुड बीट, ये वेंट्रिकल बीट करेगा, और जब ये वेंट्रिकल बीट करेगा तो अब जरा गौर कीजिएगा, यहां से जैसे ही वेंट्रिकल बीट करता है, तो अब मैं ये ना थोड़ा सा इसको मैं चले येलो से बना देता हूं। यहां से जब वेंट्रिकल बीट करता है तो ब्लड जो है वो ऊपर को फ्लो करता है, लेकिन ये ब्लड जो है ये असल में फ्लो करते हुए यहाँ पर खास किस्म की वेसल्स होती हैं, उनके जरिए बाहर निकलता है। ये वेसल्स क्या कहलाती हैं? ये वेसल्स कहलाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्यों कहलाती हैं? इनको आप कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं। और असल में इनके अंदर जो है ये हैं आर्टरीज, यानी कि ये लेकर तो अवे जा रही हैं, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर नहीं जा रही, बल्कि इनके अंदर लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड है, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से आ रही हैं, लिहाजा इनके अंदर जो है वो लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब यहां से ये किधर जाएंगी? यहां से ये जो वेसल्स हैं ये असल में ब्लड को लेकर जा रही हैं टुवर्ड्स द लंग्स। हमारे जो हार्ट है उससे थोड़े ही फासले पर हमारे लंग्स मौजूद हैं, और इन लंग्स में जो है वो ये पल्मोनरी आर्टरीज पहुंचती हैं, और ब्लड जो है वो एक दफा इनके अंदर एंटर होके उसके बाद जो है वो ब्लड यहां से वापस जाता है। और जब ब्लड यहां से वापस जाता है तो यहां अब 2 वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये 2 वेन्स हैं, देखिए, ये 2 वेन्स हैं जिनमें, क्योंकि यहाँ पे ब्लड अब टुवर्ड्स हार्ट आ रहा है ना, तो हमने क्या कहा था कि हर वो वेसल जो टुवर्ड्स हार्ट लेकर आ रही है वो वेन कहलाएगी। तो ये जो है इसको आप कहते हैं पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। लेकिन ये वो वेन है जिसमें कौन सा ब्लड है? जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ये अब क्योंकि लंग से आ रही है। पल्मोनरी का ताल्लुक मैं आपको बताने लगा था, जो मैं बात थोड़ी सी मिस कर दिया। पल्मोनरी का ताल्लुक हमेशा किससे होता है? लंग्स से, ठीक है। तो लंग्स की तरफ जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स से लेकर आने वाली हार्ट की तरफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। और उनके अंदर जो है वो ब्लड वो बाकी बॉडी से डिफरेंट होता है। आर्टरी जो है वो होती है जिसमें, आर्टरी वो होती है जिसने अवे लेकर जाना होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो या ऑक्सीजनेटेड हो, उसने अवे लेकर जाना होता है। कोरोनरी आर्टरी का मैं आपको थोड़ी देर में बताता, थोड़ा सा टाइम ही रह गया मेरे ख्याल है हमारे पास। हाँ जी, थोड़ा सा रुकिएगा। यहां से जब एक दफा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, तो अब ये लेफ्ट एट्रियम जो है ये बिल्कुल उसी एट्रिया के साथ बीट करेगा, और अब ये जो वॉल्व है, ये वाला वॉल्व जो है ये बाइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। इस वॉल्व के जरिए जो है वो जब भी जैसे ही बीट करेगा हमारा हार्ट, तो जो ब्लड है वो इसी वॉल्व को खोलता हुआ राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर जो वेंट्रिकल है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल के जो वॉल्व हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद बारी है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल के बीट करने की, एंड दैट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां से, ये मैंने इसीलिए डबल बनाया था, यहां से जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ये करता है बीट, और जब ये बीट करता है तो ये असल में इसके स्ट्रॉन्गेस्ट होने की क्या वजह होती है कि राइट वेंट्रिकल ने तो भेजना था सिर्फ और सिर्फ लंग्स की तरफ, ठीक है, लेकिन इसने भेजना है टुवर्ड्स होल बॉडी। अब ये देखिएगा गौर से, ये जब यहां से पंप करता है तो ब्लड पंप होकर
यहाँ एक सबसे बड़ी आर्टरी में चला जाता है, और ये सबसे बड़ी आर्टरी असल में क्या कहलाती है बेटा? ये सबसे बड़ी आर्टरी जो है, दिस इज नोन एज एओर्टा। ये जो आर्टरी है ये एओर्टा कहलाती है। ये हार्ट से निकलते ही इसके ये 3 जो है वो डिवीजन कर लेती है। इनमें से एक डिवीजन हार्ट की तरफ, एक डिवीजन हेड की तरफ लेकर जाती है, एक डिवीजन ब्लड को शोल्डर्स की तरफ लेकर जाती है, और एक डिवीजन ब्लड को आर्म्स की तरफ लेकर जाती है। और उसके बाद यही वाली जो डक्ट है ये हार्ट से नीचे की तरफ आती है। और जब ये डक्ट जो जिसको हमने अभी क्या कहा है, जिसको हमने एओर्टा कहा है, ठीक है, ये जो एओर्टा है ये जब नीचे की तरफ आता है हार्ट से, तो उसके बाद ये डिवाइड होता है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द हार्ट वर्क्स। और हार्ट जो है उसके अंदर जो भी वर्किंग होती है वो इस अंदाज से होती है। कोरोनरी आर्टरी के हवाले से थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, जरा एक लम्हे को। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली बना लें हार्ट का। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं हार्ट के आउटसाइड से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि ये अपीयर इस तरह हो जैसे हम आउटसाइड से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो अगर ये दिखाना है तो उसके लिए हमें कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के बाहर की तरफ से आती है असल में ना, ये हार्ट के बाहर की तरफ से आती है। तो एक्चुअली होता ये है कि ये एओर्टा की ही एक बाइफर्केशन होती है। मतलब आप कह लीजिए कि ये एओर्टा है, ये एओर्टा डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर जो है उसने अपनी डिवीजन्स की। इन्हीं में से एक जगह से जो है वो निकलेगी वेसल, और वो हार्ट की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये जो आर्टरी होती है असल में ये हार्ट के ऊपर कई हिस्सों में डिवाइड हुई भी होती है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है। ऐसे करके हार्ट के ऊपर ही फैली हुई होती है, और ये वो आर्टरी है कि जिसके अंदर गड़बड़ होती है और फिर डिजीज होती है एंजाइना पेक्टोरस, हार्ट अटैक वाली जो डिजीज है वो इसी में होती है। इसकी भी अलग अलग हम जो है वो करते हैं, डिविजन्स करते हैं। इसकी ब्रांचिंग के हिसाब से इसकी लेबलिंग भी डिफरेंट होती है, खैर उसको आप फिलहाल छोड़ दें। सो ये जो है वो इस तरह से हार्ट की जो डिवीजन है वो बनती है, और इस तरह की हार्ट की वर्किंग होती है, ठीक है जी। क्लियर? सर इसको आर्टरी क्यों कहना यस चाहिए? किसको? कॉर्नरी आर्टरी को, वो तो ब्लड हार्ट की तरफ आ रही है एओर्टा से। लेकिन इनिशियली तो उसने वो किया है ना, इनिशियली तो अवे गई थी ना, इनिशियली अवे थी, ठीक है। एओर्टा इनिशियली अवे था, तो उसके बाद अब कोरोनरी आर्टरी का रोल वही है जो बाकी आर्टरीज का है। कोरोनरी आर्टरी में आप क्या बात करेंगे बेसिकली, ये आपने वैसे बहुत अच्छा सवाल किया, इसका मैं जवाब आपको उतना ही जो है अच्छा देने की कोशिश करूंगा। जब आप हार्ट से निकल के किसी ऑर्गन की तरफ वेसल लेकर जाते हैं तो वो क्या है, वो आर्टरी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कह लें कि हार्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल से निकल के वापस हार्ट की तरफ एक आर्टरी आ रही है, लेकिन वो एट्रिया और वेंट्रिकल में ब्लड नहीं लेके जा रही, बल्कि हार्ट को एज एन ऑर्गन ट्रीट कर रही है। तो ऐसी सूरत में आप उसको आर्टरी ही कहेंगे, क्योंकि जो बाकी आर्टरीज हैं वो बाकी ऑर्गन्स को एज एन ऑर्गन ब्लड सप्लाई कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही कोरोनरी आर्टरी एओर्टा से निकल के वापस हार्ट की तरफ आ रही है, लेकिन अब वो ना तो ब्लड एट्रिया में लेकर जा रही है, ना वो ब्लड वेंट्रिकल में लेकर जा रही है, बल्कि हार्ट को एज एन ऑर्गन ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से आप उसको आर्टरी ही कहेंगे, ठीक है। क्लियर? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है। जी बोलिए।